नमस्कार। पत्रकारिता के कैरियर में 40 साल से ज्यादा गुजारने के बाद ऐसा रोमांच तो मैंने कभी नहीं देखा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ देश में चल रहे 5 राज्यों के चुनाव की। वो तो चुनाव जो रहे हैं वो 5 राज्यों में, लेकिन पंजाब का चुनाव जिस ढर्रे पर है और जितना रोमांचकारी है, वो शायद बहुत लोगों ने कम ही मतलब उनको याद होगा, मुझे तो कम से कम याद नहीं है। और मैं उनसे भी पूछ लेता हूँ जो चुनाव को पिछले 30 सालों से ज्यादा से एक बारीक नजर से लगातार और मुसलसल देखते रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यशवंत देशमुख जी की, सी वोटर्स के संस्थापक। और यशवंत देशमुख जी तो मतलब रोज के स्तर पर बहुत सारा काम करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है यशवंत जी आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। पंजाब के चुनाव को लेकर के हम जब भी बात करते हैं तो हमारे चेहरे में एक रोमांच आ जाता है और वो लगता है कि यार क्या होगा। अब पिछले 2 दिनों में भी ऐसा हुआ है कि जो बहुत ही रोमांचकारी रहा है और बहुत ही कई बार तो स्तब्ध करने वाला रहा है। आपको कैसा लग रहा है, क्या स्थितियां लग रही हैं? देखिए, पंजाब इस समय सबसे ज्यादा, अगर इन सभी चुनाव में अनप्रेडिक्टेबल आप कहें, तो सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि पंजाब ही है। कारण उसका यह है कि इतने ही उठापटक और एक एंटी इनकम्बेंसी के सेंटिमेंट के बीच में मुख्यमंत्री बदला गया और ऐसा लगा कि वो मुख्यमंत्री बदलना एक मास्टर स्ट्रोक है। फिर मुख्यमंत्री बदल के खुद ही उस मास्टर स्ट्रोक की ऐसी तैसी कांग्रेस ने कर ली। सिद्धू साहब जिस तरह से पीछे पड़े रहे, और और इसके बीच में आम आदमी पार्टी पिछली बार धूमकेतु की तरह उभरने का था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हिंदू वोट सारे ट्रांसफर करा दिए गए कांग्रेस को, कांग्रेस जीत गई और कप्तान साहब बदल दिए गए। अब इतनी नाटकीयता हुई है कि जब ट्रैकर में आम आदमी पार्टी की लीड हमारे में दिखना शुरू हुई तो हमें खुद भी एक बार थोड़ा डर ये लगता रहा कि यार पिछली बार भी बोला था, इस बार भी बोल रहे हैं, कहीं गड़बड़ ना हो जाए पिछली बार की तरह से। ये लोग अपनी लीड को जीतने में कन्वर्ट करा पा रहे हैं कि नहीं करा पा रहे हैं। और इन सब नाटकीयता के बीच में 3 महीने पहले अकू जी, हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी की कहीं बात भी नहीं कर रहे थे। आप 3 सीट जीतना छोड़िए, हम तो 3 सीट में ये भी नहीं बोल रहे थे कि ये लोग लड़ाई में भी होंगे 3 सीटों में। लेकिन पिछले 6 हफ्ते में जिस तरीके से बीजेपी और कप्तान साहब का, कैप्टन अमरिंदर सिंह का ग्राफ एकदम से वोटों के मामलों में पोलराइजेशन में बढ़ा है, मतलब जिस तरह से हिंदू वोट कंसोलिडेटेड उनके लिए पोलराइज हुए हैं कई सारे पॉकेट्स में, पठानकोट में, गुरदासपुर में, अमृतसर में, जलंधर बहुत सरप्राइजिंगली। जलंधर अपने आप में नया क्षेत्र है चुनाव में। हाँ बिल्कुल। और पटियाला उनका होम टाउन है ये कप्तान साहब का। अब ये होशियारपुर। जी, अब ये चीजें ऐसी हैं जिसमें वो 1 सीट जीतेंगे कि 10 जीतेंगे ये हम में से किसी को नहीं पता। ये इसको सीटों में नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि मुझे लगता है कि 7-8% तक जो वोट है उनके खाते में वो खींच सकते हैं और वो कंसंट्रेटेड पड़ेंगे इन जिलों में। तो इन जिलों में कई सीटों पे 20% 30% तक भी वोट पा सकते हैं कई सीट्स पर। और एक अंदाजा मोटा यह है कि 30 सीटों पे तो अच्छी लड़ाई कर लड़ेंगे वो लोग, और 15 सीटें ऐसी हो सकती हैं जहां पर हिंदू बहुल सीटें, जहां पर दरअसल वो नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई में भी आई। तो ये अपने आप में एक अजूबे की तरह से एक नया फैक्टर आ गया जो हमने गिनती में ही नहीं रखा था, और अब एकदम से लग रहा है कि कप्तान साहब गुगली मार रहे हैं और वो गुगली से कौन आउट होगा ये बड़ा विचित्र है। कांग्रेस का नुकसान हो रहा है क्योंकि 5 साल पहले जी यही हिंदू मतदाता थे जिनके कारण कांग्रेस जीती थी। किंग मेकर हिंदू वोट था 5 साल पहले, और अगर वो जा रहा है वहां से छिटक के बीजेपी की ओर तो स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस का उसमें नुकसान हो रहा है। और आप पिछले 6 हफ्तों में जट सिख मतदाताओं के कारण अकाली दल भी अपस्विंग में आ गया बहुत सारी सीटों पे। तो ये एक नए तरीके का समीकरण बनता हुआ दिख रहा है जो पंजाब को बहुत प्रभावित करेगा। आपने हिंदू मतदाता की बात की, मुझे याद है 2017 में जब चुनाव था और उसके 2 दिन पहले एक ऐसी घटना हुई जिससे पूरा खेल बिगड़ गया और ये बताया गया था कि उस खेल में मोगा में रुकने के कारण आम आदमी पार्टी का पूरा वोट बैंक जो है छितर गया। ये अचानक इस बार तो घटनाएं ऐसी हो रही हैं, उस बार तो कुछ हुआ नहीं था, इस बार तो घटनाएं ऐसी हो रही हैं कि जिसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। और हम लोग सब, मैं कम से कम स्तब्ध हूं
कि एक आदमी खुद, अब जब उस पे इतना खालिस्तान समर्थक होने का आरोप लगाया गया, और वो फिर अरविंद केजरीवाल, नाम लेने में भी कोई हर्जा नहीं क्योंकि खुद कह रहे हैं वो कि मैं सॉफ्ट टेररिस्ट हूं, भगत सिंह के परिवार से अपने आप को बता रहे हैं, तो मतलब उनकी तरीके का। तो ये रणनीति क्या पहले मतलब पार्टियों ने जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ थे, उन्होंने उनको आतंक परस्त या आतंकीवाद परस्त लोगों के साथ जोड़ने की कोशिश की, और फिर उन्होंने जो है अपने आप को एक बहुत अजीबोगरीब तरीके से पेश किया कि नहीं, मैं तो सॉफ्ट टेररिस्ट हूं, जो वर्ड का सॉफ्ट टेररिस्ट, उन्होंने शब्द जो इस्तेमाल किया। क्या ये किस तरीके की रणनीति है, और इसमें कहां तक जाया जा सकता है? तुम्हें कितना बैकफायर हो सकता है और कितना इनको ऊपर उछाल मिल सकता है? देखिए, कुमार विश्वास जी ने जो बातें बोली उसका असर नहीं होगा ये कहना तो गलत होगा, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, कल से जिस तरीके से 2 दिन से चर्चा में वो उनका स्टेटमेंट आ रहा है, और कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों के सोशल मीडिया के ऊपर और नेताओं के द्वारा एक साथ, मतलब ऐसा लग रहा है कि समझ ही में नहीं आ रहा है कि कहाँ कांग्रेस के नेता का इमोशनल स्टेटमेंट खत्म हो रहा है, कहाँ बीजेपी के नेता का शुरू हो रहा है आम आदमी पार्टी के खिलाफ या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। सुर ताल सब एक जैसे एक ही डायरेक्शन में है। चन्नी साहब ने होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिख दी, होम मिनिस्टर साहब ने उसका जवाब दे दिया कि हम जांच कराएंगे। तो ऐसा लगता है जैसे आम आदमी पार्टी के अपस्विंग से सारी पार्टियां जो हैं वो एक तरह से थोड़ी भड़बड़ा सी गई हैं, और कोई नहीं चाहता वहां पे कि इन पार्टियों में से कि आम आदमी पार्टी सत्ता में आए। इसीलिए मैंने आपसे एक बार जिक्र किया था कि आम आदमी पार्टी अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं पाती है तो आम आदमी पार्टी के लिए लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा कि वो सरकार बनाए। 5 सीट भी कम पड़ गई तो बाकी लोग मिलकर के उनको सरकार नहीं बनाने देंगे। ये चीज इमोशन बड़ा है। इसीलिए मैंने यहां तक कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो अकाली दल और कांग्रेस भी मिल जाएंगे सरकार बनाने के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी को सरकार में नहीं आने देंगे। तो ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है पंजाब की, और इसमें यह समझना चाहिए कि 5 दूध का जला जैसे छाछ का फूंक फूंक के पीता वाले में हमने भी पिया, वो आम आदमी पार्टी भी पिएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि 5 साल पहले केवल यही एक खालिस्तानी इमोशन या सेंटिमेंट वाला ही विवाद था जिसके ऊपर हिंदू वोट जो है डर के वो कांग्रेस के खाते में सारा चला गया था। और वो 80 के दशक के पोलराइजेशन में या उस तरह की मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कुछ कि हिंदू वोटों का पोलराइजेशन जो था ये बड़ा साइलेंट पोलराइजेशन था, जिसको हम भी 6 महीने से रीड नहीं कर पाए, क्योंकि जो किसान आंदोलन का इमोशन इतना ओवर ड्राइव पे था, इतना चढ़ के बोल रहा था कि हम सभी लोगों का फोकस उस 60-70% पॉपुलेशन पे था जो किसान आंदोलन के साथ थी, किसान कानून के विरोध में थी। हमने से किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि पंजाब में 30-35% का एक साइलेंट तबका भी है जो चुप है, वो बोल नहीं रहा है, वो डरा हुआ है, क्योंकि किसान आंदोलन में उसको कहीं ना कहीं कुछ उस तरीके के तेवर भी दिखते थे जो 80 के दशक की उनको याद दिलाते थे, और उससे वो घबराया भी था। एक साइलेंट वोटर था वो, और वो उसमें कोई कहने में शक नहीं, शुबा नहीं कि वो हिंदू मतदाता था, वहां का साइलेंट सा था। और ये किसान आंदोलन ने दरअसल उस डर को और टाइट ही किया है, कम नहीं किया है। अब यहां देखना यह है कि उस डर में, उस टाइटनिंग में, और उनका जो रिवर्स गियर बीजेपी के लिए लगा है, जो उनकी ट्रेडिशनल पार्टी रही है, कप्तान साहब के आने के साथ में वो रिवर्स गियर जो लगा है, उस रिवर्स गियर में लगने में क्या कोई टैक्टिकल वोटिंग की भी गुंजाइश है या केवल रिवर्स गियर है? अगर तो ये रिवर्स गियर लॉक स्टॉक एंड बैरल है बीजेपी के लिए, तब तो वो केवल कांग्रेस को नुकसान करेगा और इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी को फायदा कर देगा। लेकिन अगर ये टैक्टिकल रिवर्स है कि जहां पे बीजेपी आगे है वहां बीजेपी को जाए, जहां कांग्रेस आगे है वहां कांग्रेस को जाए, ये अंतिम 2 दिनों की जो रणनीति होती है जो पिछले 5 साल पहले कामयाब हुई थी, तो ये आम आदमी पार्टी को भी नुकसान करेगा। लेकिन जिस तरीके का कुछ इमोशन फॉर चेंज, जैसे बदलाव की इच्छा जो हमको दिख रही है, ये बड़ी रेयर और बड़ी विचित्र है पंजाब में। विचित्र और रेयर मैं इसलिए कह रहा हूं, सामान्यतः हम सत्ता विरोधी बदलाव की लहर देखते हैं, यानी जो सत्ता में है उसको हटाया जाए। पंजाब में ये मैं पहली बार ऐसा एग्जांपल देख रहा हूं जहां सत्ता विरोधी भी है और विपक्ष विरोधी भी। मतलब लोग पंजाब की जो टॉप की पार्टियां हैं उन दोनों को ही खारिज करना चाहते हैं ऐसे किस्म के बदलाव में, जिसका स्वाभाविक सी बात है सबसे बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है।
तो अब ये लास्ट मिनट के इसमें दचके में क्या वो मामला फिर से डीरेल हो जाएगा, ये तो परिणाम ही बताएंगे। लेकिन मूड फॉर चेंज तो पंजाब में बहुत एविडेंट है, इसमें कोई शक नहीं। ये तो चुनाव जो है वो लड़े जाते हैं अपनी पार्टी के जीत के लिए, सब लोग उसमें लड़ रहे थे। आम आदमी पार्टी भी अपनी जीत के लिए लड़ रही थी, अकाली दल थोड़ा शांति शुरू के दौर में और वो लड़ रही थी, और कांग्रेस में चन्नी के आने के बाद कांग्रेस बहुत जीत के लिए उत्साहित भी थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे चुनाव बढ़ता चला है और अंतिम चरण में जब आ गया है, जब रविवार को वोटिंग होनी है, तो ऐसे लग रहा है कि चुनाव जो है आप वर्सेस अदर्स पे हो गया है। क्या आप इस बात से सहमत नजर आते हैं कि ये चुनाव पूरी की पूरी तरीके से आप वर्सेस अदर में हो गया है? बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, ये चुनाव दरअसल आम आदमी पार्टी वर्सेस रेस्ट का चुनाव है, पहली बात तो ये। और सारे लोगों के चुनाव के नजरिए अलग अलग हैं। कांग्रेस आम आदमी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ रही है, कांग्रेस की लड़ाई सिद्धू साहब से, कांग्रेस से मतलब चन्नी साहब की। मतलब एक ऐसी पार्टी का क्या हाशिया होगा आप बताइए, जो जो जिसका लड़ाई या जिसका चुनाव अपने ही दो फैक्शंस के बीच में चल रहा हो। ये तो भी इतिहास में अजीबोगरीब होगा, मेरे ख्याल से कांग्रेस के इतिहास में शायद ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। गुटबाजियां हुई हैं कांग्रेस के इतिहास में, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस एक मामले में ऐतिहासिक रूप से बड़ी अच्छी रही है, वो रहा है सेंटिमेंट की। जीतने के लिए सब तैयार एक साथ लड़ जाते थे और चुनाव जीतने के बाद में जम के सिर्फ डबल होती थी कि किसको क्या मिलेगा, और पूरे 5 साल भी सिर्फ डबल चलती थी। लेकिन कांग्रेस के नेताओं की एक खासियत थी कि वो जीती हुई बाजी को गुटबाजी में हार तक पहुंचा दे, ऐसा कभी नहीं होता था। ये नया है जो नया सीखा है या जो है जो भी है, ये नया नई चीज, नया आइटम आया है कांग्रेस के अंदर कि अपनी जीती हुई बाजी को, जिसे कहते हैं ना, टू स्नैच द डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री, ये एक उल्टा मुहावरा हो जाएगा कि जीत के मुंह से अपनी हार को छीन करके बाहर ले आना, ये कांग्रेस ही चमत्कार कर सकती है। क्योंकि चन्नी के आने के बाद में तो लगा था कि गया इलेक्शन, ये तो कांग्रेस दोबारा स्वीप कर जाएगी, और आज कांग्रेस की हालत देखिए। तो चन्नी साहब बेचारे केजरीवाल से नहीं लड़ रहे हैं, वो सिद्धू से लड़ रहे हैं, पहली बात तो ये। बीजेपी के पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, गेन ही करने के लिए है। ये बड़ा ऐतिहासिक इसलिए क्योंकि सन 96-90 के दशक के बाद पहली बार बीजेपी एक तरह से बड़ी तादाद में चुनाव लड़ रही है और एल्डर ब्रदर की भूमिका में चुनाव लड़ रही है। यानी जो उनके अलायंस पार्टनर हैं वो कम सीटों पे चुनाव लड़ रही है, बीजेपी 65 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। तो ये उनके लिए ये चुनाव दरअसल अपनी खोई हुई जमीन को वापस लाने और 2024 या कहें तो 2027 की तैयारी के चुनाव है। तो इसलिए ये सोचना कि वो कांग्रेस के लिए कुछ मरम्मत दिखाएंगे या ये सोचना कि अपने वोटर्स को 5 साल पहले फिर कांग्रेस के लिए पढ़वा पाएंगे, थोड़ा सा मुझे अभी कठिन लग रहा है। हालांकि चुनाव और राजनीति में सब कुछ संभव है, लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी ये चुनाव अगले 5 साल की तैयारी, अगले 3 साल की तैयारी के हिसाब से लड़ रही है। तो हिंदू वोटों का उनका कंसोलिडेशन मुझे नहीं लगता कि वो डाइल्यूट करना चाहेंगे, क्योंकि उससे मैसेजिंग उनकी भी गड़बड़ हो जाएगी। ऐसे में अगर कांग्रेस का नुकसान होता है और वोटों के मामले में अकाली और बीजेपी को फायदा होता है, तो ये लड़ाई दरअसल आम आदमी पार्टी के लिए और फायदे का सौदा ना हो जाए, मतलब क्लियर कट। क्योंकि अगर कांग्रेस डाउन जा रही है और अकाली और बीजेपी के वोट बढ़ रहे हैं इंडिविजुअली, अकाली के पास में जट सिंह जा रहा है, बीजेपी के पास में हिंदू जा रहे हैं और कांग्रेस की कीमत पे जा रहे हैं, तो ऐसे में अनलेस की बहुत ही जबरदस्त सीट दर सीट की फाइन ट्यूनिंग कांग्रेस, अकाली और बीजेपी के बीच में हो, वोट ट्रांसफर करने की, जो माफ कीजिएगा हो भी सकता है लेकिन बहुत लॉन्ग शॉट होगा। क्योंकि 5 साल पहले वो स्ट्रेटेजी नहीं थी, वो लॉक स्टॉक एंड बैरल संघ वालों ने, आरएसएस वालों ने अपने पूरे वोट उठा करके कांग्रेस को शिफ्ट कर दिए थे आम आदमी पार्टी के रूप में। उसमें कोई सीट दर सीट वाला हिसाब किताब नहीं लगाना था। ये मामला सीट दर सीट वाला अगर होगा, टेक्निकल होगा तो, और वो करना इट्स टू लेट इन द गेम, करना मुश्किल होगा। मुझे लगता है कि आज भी शायद आम आदमी पार्टी पोल पोजीशन पे है पंजाब में इलेक्शन के पहले, और उसमें कोई बदलाव की संभावना मुझे फिलहाल नहीं दिख रही है। अंतर केवल इतना है कि इस पूरी जो भी पिछले 72 घंटे की कंट्रोवर्सी हुई है, इस कंट्रोवर्सी से क्या आम आदमी पार्टी मेजॉरिटी के नीचे रह जाती है, मेजॉरिटी क्रॉस करती है, ये एक प्रश्न है। और अगर आम आदमी पार्टी को सत्ता में आना है तो उन्हें हर हालत में मेजॉरिटी क्रॉस करनी पड़ेगी,
क्योंकि अगर वो मेजॉरिटी क्रॉस नहीं करेंगे तो बाकी सारे लोग मिल करके उनको सत्ता से नीचे रोकेंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी को सत्ता में आना है तभी ये संभव हो पाएगा। लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी की रणनीतिक स्थितियों को देखें तो पहले उन्होंने दिल्ली मॉडल को लाए और दिल्ली मॉडल को लाने के बाद में वहां पर अपनी डिलीवरीज को गिनाया, फिर उन्होंने फ्रीबीज बांटने की बात को और बढ़ाया, और अब जब वो उसमें घिरते नजर आए, यहाँ पर घिरने की इनको कोशिश की कुमार विश्वास और भारतीय जनता पार्टी द्वारा आतंकवाद को लेकर के, तो उन्होंने बहुत ही अजीबोगरीब और अचंभित कर देने वाला ये बयान दे करके एक स्ट्रेटेजिकली अपने आप को ऊपर रखने की कोशिश की है। आपको क्या लगता है कि इस तरीके की स्ट्रेटेजी पहले भी हम लोग कभी, मैं इस बात पे इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि आपने भी इतना लंबा कैरियर, आपने तो पूरा दिन रात यही जिया है, हम लोग तो चुनाव के वक्त और बाकी उसमें जीते हैं, आप तो दिन रात वही जीते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी स्ट्रेटेजी हाल के अगर विधानसभा चुनाव में देखें, चाहे ममता बनर्जी का हो या उसके पहले केसीआर का हो या पहले वाईएसआर के बाद का हो, वाईएसआर के बाद के लड़के का हो, उनके बेटे का हो, ये सब स्ट्रेटेजी देश में कहीं पहले भी ऐसी देखने को मिली है आपको क्या? नहीं, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि इतनी माइक्रो लेवल की स्ट्रेटेजिक वोटिंग देश में हमने स्ट्रेटेजिक वोटिंग कई तरीके की देखी, खासतौर पे जैसे माइक्रो लेवल की स्ट्रेटेजिक वोटिंग मैंने अक्सर मुस्लिम मतदाताओं की देखी, जहां पर उत्तर प्रदेश में जैसे मानिए जहां बीएसपी का कैंडिडेट बीजेपी को हरा सकता था वहां बीएसपी को दिया, जहां सपा का हरा सकता था वहां दिया, जहां कांग्रेस हरा सकता था, तो वो तो मैंने देखा। लेकिन 3-4 पार्ट वो कम्युनिटी बेस्ड स्ट्रेटेजिक वोटिंग है, और कम्युनिटी बेस्ड स्ट्रेटेजिक वोटिंग एक हद तक हिंदू मतदाताओं की पंजाब में पिछली बार देखी थी, लेकिन वो कम्युनिटी बेस्ड इतनी थी कि उनको क्लियर था कि हमको इनको हराना है और इनको जिताना है, एक मतलब आपको रोकना है और कांग्रेस को जिताना है। आज की तारीख में वो धुंधला इसलिए हो रखा है कि अगर वो उनका ये मैंडेट या उनके दिमाग में सोच भी होगी कि हमको आम आदमी पार्टी को रोकना है, आज की तारीख में उन्हें ये क्लियर नहीं कि हमें जिताना किसको है, क्योंकि कोई भी पार्टी पोल पोजीशन में नहीं दिख रही है। कांग्रेस की अपनी समस्याएं, अपनी एंटी इनकम्बेंसी है, सिर फुटअव्वल है, वो सिर फुटअव्वल के चलते तो सिद्धू साहब की खुद की सीट फंस गई है। मतलब आज की तारीख में सिद्धू साहब की सीट फंसी हुई है, सारी रिपोर्ट यही आ रही है। चन्नी साहब की 2 में से 1 सीट फंसी हुई है, रिपोर्ट ये भी आ रही है। ठीक है, तो ये तो चन्नी और सिद्धू एक ही दूसरे को पूरी तरीके से निपटाने पे लगे हुए हैं, तो ऐसे में पोल पोजीशन किसको वोट देगा? दूसरा, हिंदू वोट का वापस बीजेपी के लिए पोलराइज होना, बीजेपी को रिसर्जेंस में देखना कि नहीं वापस को, कि दैट इज देयर नेचुरल पार्टी ऑफ चॉइस। जाओ पंजाब में हिंदू हितों की राजनीति तो बीजेपी ने ही की और किसी ने की नहीं, तो एक वो है। अकालियों को जाने का सवाल नहीं उठता, वो हिंदू वोटर्स का हो सकता है कि जहां पे अकाली और आम आदमी पार्टी का सीधा कंटेस्ट हो वहां पे उनको हराने के लिए अकालियों के पक्ष में उस जगह पे चला जाए। ये मैं स्ट्रेटेजिक तरीके से हो सकता है कि मैं देखूं, क्योंकि अकाली और बीजेपी ये साथ में चुनाव लड़ चुके हैं कई बार, और बहुत सारी सीटों पे उनकी नीचे की यूनिट इधर और उधर अपने हिसाब से एडजस्ट करती रही। तो अगले 24 से 48 घंटे क्या ये सारी पार्टियां नीचे के लेवल पे इस तरीके का ये एडजस्टमेंट कर पाएंगी, करेंगी, ये एक बड़ा सवाल है। दूसरा, बीजेपी ये एडजस्टमेंट क्यों करेगी, क्योंकि क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर बीजेपी का एम ये है कि हम अपनी पार्टी खड़ी करें, हम अपने वोट बढ़ाएं और 2024 और 2027 के चुनाव की तैयारी करें, तो अपने ही को ही डाउन करने की स्थिति बीजेपी शायद मुश्किल होगा वो चीज करना। लेकिन स्ट्रेटेजिक वोटिंग होती है, इसमें कोई शक नहीं। क्या इतने माइक्रो लेवल पे स्ट्रेटेजाइज हो पाएगी, इसमें मुझे शक है। और क्या ये इज इट, जिसे कहते हैं ना, इज इट टू लेट इन द गेम, क्या ये काफी लेट नहीं हो गया है इस तरीके की किसी अंडरस्टैंडिंग या उसको करना? ये चीज एक अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। तो देखना होगा। अगर तो आम आदमी पार्टी सत्ता से नीचे रह जाती है, 5, 7, 10 सीट कुछ भी अगर ऐसा होता है, तो हमें मानना पड़ेगा कि ये केवल और केवल कुमार विश्वास का स्टेटमेंट और उसके बाद का रिपल इफेक्ट है। और अगर वो सत्ता में पूरी तरह आ जाती है, तो हमें मानना पड़ेगा कि फिर ये केवल मूड फॉर चेंज कंप्लीट है, और जिसके लिए लोगों ने झाड़ू को वोट दिया है, और उसमें और कोई सेंटिमेंट इमोशन को उन्होंने हावी नहीं होने।
कुमार विश्वास का जो बयान आया कि साहब अगर अरविंद केजरीवाल ये कहते हैं कि नहीं है उनका अवसर, तो साफ साफ बात करें, खालिस्तान उनके एजेंडे में नहीं है। लेकिन वो उनकी रणनीति है, उनका पुराने संबंध है, और फिर नई दोस्ती दुश्मनी का खेल है, वो एक अलग मामला है। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ एक अच्छाई है जो मुझे नजर आ रही है अभी, कि जो उसका वोट बैंक था या वोट परसेंटेज था, चन्नी यानी कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का उठना और अकाली, तो ये सब जो वोट, चन्नी का गिरना, भारतीय जनता पार्टी का उठना, अकाली दल का उठना, तो ये कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है ये तीन लोग एक दूसरे के वोट काट करके ऊपर उठ रहे हैं, और उनका वोट, जो आम आदमी पार्टी का वोट बैंक है, वो एक लगभग स्थायी के लेवल पर है। और अगर वो ऐसा होता है तो तय बात है, जो पास पास वोट वाली जो हमारी वो है चुनाव व्यवस्था है, उसके बाद तक तो फिर तो जो अभी तक एनालिसिस हो रही है, मुझे तो लगता है उस हिसाब से, अगर पहले ही ये कहा जा रहा था कि आम आदमी पार्टी को 45 सीटें वगैरह वगैरह हो, तो मुझे लगता है या तो फिर 45 पे होगा, या फिर वो 80-85 पर भी जा सकता है, जिस हिसाब से अगर यही पूरी है सिस्टम। नहीं, आप सही कह रहे हैं, आप पूरी संभावना है, आप कह सकते हैं इस बात को, क्योंकि ट्रैकर में अगर आप देखें तो एक साल में कभी भी आम आदमी पार्टी का वोट 35% से नीचे जाता हुआ नहीं दिखा। 34% उनका बना था, ऊपर की साइड में 41-42 तक गया, नीचे की साइड में 34% तक गया। एक एक 6 हफ्ते का एक समय आया था चन्नी साहब के बनने के बाद में, जब वो 30% पे आ गया था और कांग्रेस का वोट जो है 36-37% पे दिखने लगा था, लेकिन उसके अलावा नहीं गया। तो आपका कहना बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी का वोट तो लगातार अपने 35, 36, 37 वो हमेशा उस डायरेक्शन में अपवर्ड में बना हुआ है। कांग्रेस गिरी है, जो 36% तक गई थी वो घट के बीच में नीचे आई, ऊपर गई, वो उसमें जिगजैग मूवमेंट हो रहा है। तो ये जो कांग्रेस, अकाली, बीजेपी, कप्तान साहब और बाकी लोग, ये लोग दरअसल जिस तरीके से इनके वोट आपस में एक दूसरे को शिफ्ट हो रहे हैं, इसमें डिफॉल्ट फायदा अगर आम आदमी पार्टी को मिले तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा, नंबर एक। नंबर दो, स्ट्रेटेजिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पे ये सारी अपोजिशन पार्टियां अपने वोट एक दूसरे को शिफ्ट कराएंगी, संभावना हमेशा अनंत रहती है, लेकिन ये मुझे अभी कम लग रही है, क्योंकि ये इतना ज्यादा पानी बह चुका है अब, मुझे नहीं लगता कि उसका शायद अभी एट द 11th आवर इस तरीके की स्ट्रेटेजिक वोटिंग वो करा पाएंगे और उसका कोई असर हो पाएगा। मुख्य चीज ये है, मालवा तो पूरी संभावना है कि आम आदमी पार्टी जैसा कि स्वीप करे। अब माझे में अगर वो सीटें बड़ी जीत पाते हैं या नहीं, और मालवा में कुछ सीटें और जीत पाते हैं कि नहीं, ये मेजॉरिटी में आने या उसका नहीं होगा। लेकिन उनका ग्राउंड स्वेल, हम एक साल से लगातार बता रहे हैं कुछ जी, ग्राउंड स्वेल, वोट फॉर चेंज का ग्राउंड स्वेल बहुत बड़ा है, उसका सबसे बड़ा लाभ आम आदमी पार्टी को है। और अगर ये ग्राउंड स्वेल वोट में कन्वर्ट हो जाता है कल, तो हो सकता है कि उन्हें किसी भी तरीके की उठापिटक की जरूरत ही ना हो। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। क्या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, वो आप जो कह रहे हैं कि वो या तो आप कहिए 27 की लड़ाई लड़ना है, या आप कहें कि 24 की लड़ाई लड़ना है, आम चुनाव की लड़ाई लड़ना है, क्या भारतीय जनता पार्टी इतना माइन्यूटली काम करने की स्थिति में आज है कि वो जो आपने कहा कि एक एक सीट पर काम करके अपने वोट बैंक को कहाँ किस खाने में फिट करे, ये संभव है हो पाना? भारतीय जनता पार्टी का तो पार्टीगत रूप से तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, उनकी मातृ संस्था अगर संघ वाले लग गए तो वो कराने की स्थिति में है। वो लोग काफी हद तक माइक्रो मैनेज कराने की हैसियत रखते हैं, हिम्मत रखते हैं, लेकिन अभी जबकि सारा डेट टू इन पंजाब में खासतौर से, जहां एक डर भी है, एक सार्वजनिक रूप से सामने ना आने की बात भी है हिंदू मतदाता की, वो उसके मद्देनजर भी कराने की हैसियत रखते हैं। लेकिन वो कराना आसान 5 साल पहले तब था जबकि उनको एक साइड से दूसरी साइड में सीधे जाना था। एक तो ये अंतर है। दूसरा ये है अंतर ये है कि हमें ये बात समझना पड़ेगा कि अभी उनकी लड़ाई या उनका फोकस अपनी पार्टी को वापस चढ़ाना, अपने हिंदू वोट को वापस लाना, सारी ताकत उसमें लगी हुई थी। तो मुझे ये कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है कि इस समय जहां उन्होंने अपनी सारी ताकत लगाई कि नहीं, हमें अपनी पार्टी खड़ी करनी है, 30-40 साल में हमने इतनी सीटें लड़ी ही नहीं थी, अब हम लड़ा रहे हैं, तो उसके बीच में से एकदम से ये कॉन्ट्राडिक्शन आना कि नहीं नहीं साहब, इन सीट पर जो है अकाली को सपोर्ट कर दो, इधर जो है कांग्रेस को कर दो, इधर कप्तान साहब को कर दो,
ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये उनके गेम प्लान से मैच नहीं कर रहा है, ये मुझे लग रहा है। तो ये बीजेपी को या संघ को ये तय करना पड़ेगा कि आखिर उनका मेन एम क्या है। उनका मेन एम अभी आम आदमी पार्टी को रोकना है या अपनी पार्टी को इवेंचुअली खड़ा करना है। इन दो निशानों के बीच में जो है वो मामला थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। और अगर मेरी समझ आप मुझसे पूछेंगे, जितना मुझे लग रहा है कि मुझे नहीं लगता कि वो इस बार बहुत स्ट्रेटेजिक वोटिंग करके अकालियों को या कांग्रेसियों को जिताने के मूड में होंगे। इस समय शायद वो केवल और केवल 24 और 29 के हिसाब से जितनी लंबी लाइन खुद की खींच पाए उसके लिए तैयारी करें। जी, एक अंतिम सवाल है कि क्या ये चुनाव जो है वो पोस्ट पोल चुनाव पे इसमें ज्यादा निगाह रखनी होगी कि क्या गणित बैठती है? तो ऑब्वियस है तभी होगी जब आम आदमी पार्टी कम होगी, और नहीं तो एक नेचुरल तरीके से, नेचुरली जिस तरीके से, स्वाभाविक तरीके से आगे बढ़ रही है, तो जैसा कि हमने और आपने दोनों ने इस बात को समझा है, वो आगे हो जाएगी, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन इस बात की क्या संभावना या इस बात की तैयारी अभी से कुछ लोग अपना कर रहे होंगे? देखिए, तैयारी तो हर कोई अपने अपने हिसाब से कर रहा होगा इस बात की, लेकिन मेरा मानना है कि वो शायद जनादेश की दिशा में का सम्मान करने की दिशा में नहीं होगा। देखिए, 5 साल पहले हम जब बात कर रहे थे उस समय हम एक चीज भूल जा रहे हैं कि अकाली दल नंबर 1 पार्टी से नंबर 3 पार्टी हो गई थी 5 साल पहले। हम बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी जीत जाएगी, नहीं जीती, लेकिन पंजाब की मुख्य विपक्षी पार्टी तो 5 साल पहले वो बनी गई थी, लीडर ऑफ अपोजिशन उनका था। बाद में उनके विधायक टूटे, ये सब एक अलग विषय है, वो आजकल सबके टूटते हैं, हम सब जानते हैं किस तरह से तोड़े जाते हैं, उस पर हम विचार नहीं करेंगे। लेकिन पंजाब में जितनी सत्ता विरोधी लहर कांग्रेस के खिलाफ है, उतना ही सत्ता विरोधी लहर अकालियों के खिलाफ है। हाँ, तो इसलिए जनादेश जो है वो दरअसल बदलाव का जनादेश। अब वो जनादेश की व्याख्या अगर ये हो जाए कि आम आदमी पार्टी तो साहब मेजोरिटी से दो सीट नीचे रह गई, इसलिए बाकी लोग मिलकर सरकार बनाए, तो मुझे लगता है कि वो जनादेश की सही व्याख्या कुछ नहीं है। जनादेश की सही व्याख्या यही होगी कि अगर आम आदमी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट बनती है तो लोग उन्हें सत्ता में देखना चाहते हैं, लेकिन अगर बड़ी तादाद में ऐसे भी वोट हैं जो आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए पड़ते हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी देखना होगा कि किस तरीके से उन्हें अपनी राजनीति या अपने पॉलिटिकल ओरिएंटेशन में उन्हें कैसे अपने को ट्विस्ट करना पड़ेगा कि उनकी इमेज, या उनको बार बार जो डर लगता है कि कभी भी खालिस्तानी या जो इस तरीके की सक्सेशनिस्ट मूवमेंट वाले जो सेंटिमेंट है उनके साथ में उनका जुड़ाव है, तो वो जुड़ाव भी उनको देखना पड़ेगा कि लोग उस जुड़ाव के लिए वोट नहीं देंगे आम आदमी पार्टी को, लोग बदलाव के लिए वोट। देखिए, जनादेश दोनों तरीके से हमें परिभाषित करना पड़ेगा। जनादेश अगर बदलाव का आता है तो ये बदलाव का जनादेश है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। और आम आदमी पार्टी को भी ये समझ में आना पड़ेगा कि ये जनादेश खालिस्तान के सेंटीमेंट को हाथ रखने के लिए नहीं है। लोग उनको इसलिए वोट नहीं दे रहे हैं कि वो किसी भी किस्म की खालिस्तानी सेंटीमेंट को अपने साथ में अटैच होने दें या उस दिशा में जाएं या उसको समझें। तो ये दोनों ही लोगों को अपना पंजाब बहुत ही सेंसिटिव राज्य है, हम जानते हैं, इसलिए राजनीतिक रूप से ये गंभीरता सबके अंदर आनी पड़ेगी कि वो जनादेश को किस तरीके से मीट करते हैं। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि आगे किस तरीके की चीजें मोड़ लेती हैं, कहाँ क्या होता है, लोग किस तरीके से समझते हैं। स्ट्रेटेजी तो हर आदमी अपनी तरीके से करता है, लेकिन रणनीति जहां तक जानी चाहिए वहां तक जा पाती है, नहीं जा पाती है, देखना बहुत ही रोचक होगा। बहुत बहुत आभार यशवंत जी आपका कि आपने इस बहुत ही गूढ़ विषय को थोड़े तार हम लोगों ने मिल करके उसको आपने उसमें खास तौर से एक अलग करने की कोशिश की। बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।